तो मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। ज्ञान बिंदु का हम लोग बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं लोग, जिसमें 19 तक देख लिए हैं लोग। ये आपका 20वां टेस्ट है, तो इसे देखा जाएगा। और इसका पीडीएफ आप जीके प्लान टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। और देखिए कि इसमें जहाँ पे हमको लगेगा कि अच्छी तरीक़े से और बताना चाहिए बताएंगे, और जहाँ पे लगेगा कि जो एग्ज़ाम के व्यू से ज़्यादा उचित नहीं है तो उसको थोड़ा सा पढ़ के आगे निकला जाएगा, क्योंकि बहुत सारा इसमें डाटा जो है अलग से भी दे दिया गया है जो कि एग्ज़ाम के लिए कोई उपयोगी नहीं है। चलिए स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है। तो इसका क्या करना है, तो ट्रांसलेट करना है। तो देखिए कि एक का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो ये आप थोड़ा सा इसका याद नहीं रखना है, अगर इंग्लिश पता है तो ट्रांसलेट कर दीजिएगा। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल होता है, ये सब तो जानते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा का नंबर, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनीय कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1994 से। चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को 1994 से पूर्ण परिवर्तनीय कर दिया गया। जब किसी देश की मुद्रा को बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा में स्वतंत्र रूप से परिवर्तन किया जाता है तो उसे मुद्रा में परिवर्तन कहलाता है। देखिए कि मुद्रा की परिवर्तन की निर्धारणता बाजार में मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर होती है। मुद्रा परिवर्तनीय सिर्फ विदेशी मुद्रा बाह्य मुद्रा से जुड़ा हुआ है। पूंजी खाता में भारतीय आंशिक परिवर्तन वाला देश है। इस तरह पूरी संबंधी का संबंध पूंजी खाता से संबंधित है। थोड़ा सा देखिएगा इसके बारे में, चालू खाता और पूंजी खाता में क्या अंतर होता है। वैदेहिक क्षेत्र में चालू खाता का अर्थ दुनिया के प्रत्येक सरकार द्वारा रखे जा रहे खाता से है, और मूलतः इस खाता का रखरखाव सरकार की तरफ से देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई करता है। यदि चालू खाता सकारात्मक हो तो इसे अधिशेष चालू खाता कहा जाता है, और यदि नकारात्मक हो तो इसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। पूंजी खाता का मतलब क्या होगा कि दुनिया के प्रत्येक सरकार का एक पूंजी खाता होता है जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ लेन देन को दिखाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और आरबीआई के बारे में बात किया जाए तो इसका 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना किया गया था, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। देखिए कि 1 रुपये का सिक्का छोड़ के बाकी जितना पैसा होता है सब आरबीआई के द्वारा ही निर्मित किया जाता है, और उस पर आरबीआई का गवर्नर का ही हस्ताक्षर होता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूंजी खाता में चालू खाता की तरह घाटा या अधिशेष नहीं है। भुगतान संतुलन देखिएगा, ये जरूरी है, यहाँ पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। किसी देश का एक वर्ष में शेष विश्व के साथ हुए कुल लेन देन के परिणाम का भुगतान संतुलन कहा जाता है। देखिए कि 1991-92 में वित्तीय संकट से उत्पन्न भुगतान संतुलन के साधन के लिए भारत द्वारा IMF की EFF के अंतर्गत आर्थिक सहायता लिया गया था। और भुगतान संतुलन देखिए है कि जिससे कि मान लीजिए कि हम लोग ज़्यादा आयात करेंगे लोग तो क्या होगा, ये आप बताइए कि भुगतान संतुलन अगर हम लोग ज़्यादा आयात करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, आप कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा का नंबर, मीराबाई किस काल की काव्यत्री है। तो ये आपका भक्ति काल की काव्यत्री है, और ये कृष्ण के भक्ति में लीन थी। तो ये आप याद रखिएगा। मीराबाई का जन्म राजघराने में राजस्थान में हुआ था, और 16वीं सदी में कृष्ण भक्ति और काव्यत्री थी। संत रविदास मीराबाई के गुरु थे। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है। देखिए कि एक आदिकाल जिसे वीर गाथा काल का प्रमुख कवि, जिसमें देखिए चंद्रवरदाई और जगनिक है जो युद्ध से संबंधित लिखा है लोग। भक्ति काल में प्रमुख देखिए कि तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास, रैदास, मलिक मोहम्मद जैसी आ जाएंगे। और रीति काल देखिए कि प्रमुख कवि बिहारी केशव दास और घनानंद आ जाएंगे। आधुनिक काल में देखिए प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली चरण गुप्त और महादेवी वर्मा। 1992 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रथम ग्रंथ लिखा था। तो ये आप याद रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ऑफ द गिवन कैटेगराइज विच द स्केल ऑफ द लैंग्वेज रजिस्टर्ड डॉट द गिवन एग्जाम्पल फॉल इनटू। दिया गया है, वुड यू ऑल प्लीज गो अपस्टेयर्स राइट अवे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कृष्णा सोभिती के द्वारा ये रचित है। देखिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2017 में ज्ञान पीढ़ी पुरस्कार कृष्णा सोभिती को दिया गया है। चर्चित पुस्तकें एवं उनके लेखक देखिए कि अम्बेडकर ए लाइफ, ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है।
विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी, द गोल्डन ईयर गांधी रियासत स्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। सांप्रदायिकता पीयूष बावली के द्वारा, आज़ाद आपका गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा, आज़ादी अरुंधति राय, और टर्म ऑफ सेंट ये गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। लेटर टू सेल्फ नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। मेड इन इंडिया अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो एसेंट्रिक बोला जाता है। देखिए कि गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र में पाए जाने वाले प्राथमिक संकीर्ण को गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। गुणसूत्रों को गुणसूत्रीय बिंदु की स्थिति के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, मेट्रोसेंट्रिक, सम मेट्रासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो देखिएगा थोड़ा सा, मेट्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जब केंद्रक गुणसूत्र के मध्य में स्थिर हो तो ये भी आकार के होते हैं। सब मेट्रोटिक्स का मतलब क्या होगा? जब केंद्रक गुणसूत्र के केंद्र या मध्य बिंदु के पास स्थिर हो तो इसे एल आकार के होते हैं। लियोसेंट्रिक का मतलब क्या होगा? जब केंद्रक टर्मिनल और क्रोमोसोम की नोक पर स्थिर हो तो ये आई आकार का होता है। और देखिए कि टीलोसेंट्रिक जब केंद्रक टर्मिनल और क्रोमोसोम की नोक पर स्थिर हो तो इसे आई आकार का बोला जाता है। कोशिका में देखिए क्रोमोसोम तथा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र की खोज जर्मनी वैज्ञानिक देखिए कि वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। और गुणसूत्र शब्द का देखिएगा ये 1888 में डब्ल्यू वाल्टियर के द्वारा किया गया था। गुणसूत्र सबसे पहले हाफ मिस्टर और कार्ल नगेरी ने ट्रेड स्केमी की मृत्यु कोशिका में देखा था। पहली स्टार बर्गर वर्णित गुणसूत्र संरचना पहली बार कोशिका विभाजन के दौरान नाभिक में दिखाई दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है। तो गुणसूत्र के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। गुणसूत्र ऐसा देखिए, गुणसूत्र जो होता है अपने माता पिता से बच्चों में जाता है और उनके बच्चे में जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से राज्य जहां राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, तो ये याद रखिएगा। श्रीनगर को कन्याकुमारी से ये जोड़ने का काम करता है। और स्वर्णिम जो चतुर्भुज योजना है, इसमें 4 महानगरों को जोड़ने का काम इसमें किया जाएगा, जिसमें 4 महानगर कौन कौन आ जाएगा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो ये याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, जो 1350 किलोमीटर का है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिस्टम में असम से पोरबंदर को जोड़ता है। भारतमाला परियोजना सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो देखिएगा, सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य होता है, ये सही है। सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तन को मापता है, ये भी सही है। सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है, ये आपका गलत हो जाएगा। सूचकांक अनुपातों और प्रतिशतों का माप है, तो ये देखिएगा कि ये आपका सही है, बाकी सभी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा थोड़ा सा ये इसमें देख लिया जाए सूचकांक के बारे में। तो मानव विकास सूचकांक ये तो हम लोग पढ़े हैं लोग। उपभोक्ता कीमत पर सूचकांक देखिएगा, इसे निर्वाह सूचकांक भी कहा जाता है। यह खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। थोक कीमत सूचकांक देखिएगा, WPI या सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत देता है। इसका उपयोग सामान्य रूप से मुद्रास्फीति दर को मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निश्चित करता है? तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। और देखिए कि जो मूल अधिकार है आर्टिकल 12 से लेके 36 तक में है। और देखिए कि ये 6 प्रकार का है, पहले 7 प्रकार का था। तो जो 31वां आर्टिकल था उसे इसमें से मौलिक अधिकार में से निकाल के आपका ले जाके 300 के कम में रखा गया है, जो अब कानूनी अधिकार बन गया है। पहले देखिए कि ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, अब यहाँ पे ये वैधानिक अधिकार है, आपका संपत्ति का अधिकार इसमें था। तो ये आप याद रखिएगा। मौलिक अधिकार का पहला कॉन्सेप्ट आपका ब्रिटेन में आया था, कुछ मजदूरों को दिया गया था। और हम लोग का जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, तो ये आप याद रखिएगा। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्नी कार्टा बोला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, और यही इसमें दिया गया है, तो इसे पढ़िएगा। तो जो चीज़ हम बताए हैं वही दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की
सहभागिता की अनुशंसा की है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अशोक मेहता समिति हो जाएगा। देखिए दिसंबर 1977 में जनता पार्टी सरकार ने अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति गठित की थी। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट दी। इसका मुख्य सिफारिश देखिएगा कि क्या क्या था, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को पद्धति में बदलना और राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना, जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना और यह राज्य पर पंचायत योजना और विकास के लिए जिम्मेवार बनाया जाना, पंचायती चुनाव में सभी स्तर के राजनीतिक पार्टियों की अधिकारित भागीदारी हो, अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। न्याय देखिए कि न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखना चाहिए, यह एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इसका सभापतित्व किया जाना चाहिए। देखिए भारत संविधान के अनुच्छेद 40 में यह ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आएगा। देखिए पंचायती राज संस्था भारत के स्थानीय स्वशासन प्रणाली से संबंधित है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था बलदेव राय मेहता कमेटी की सिफारिश पे 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। पंचायती राज का वर्णन भाग 9 और अनुसूची 11 में शामिल है। पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कितना विषय पूछा गया है, तो 29 विषय। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और देखिए पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियाँ, तो 1957 में स्थापित किया था बलदेव राय समिति। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती के गठन का सुझाव दिया गया। 1977 में अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती का सुझाव, 1983 में हनुमंत राव समिति और 85 में के राव समिति, 1986 में देखिए कि LM सिंधवी समिति और 1988 में PK थुंगल समिति। तो ये सब पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 11 से है, किसने राज्य को पृथ्वी का ईश्वर का अवतार कहा है, तो इसका राइट आंसर हीगल हो जाएगा। तो देखिए कि हीगल राज्य को पृथ्वी के ईश्वर का अवतार कहा है और ये बहुत महान फिलोसफर था। हीगल का पूरा नाम देखिए कि जॉर्ज विल्कम फ्रेडरिक हीगल है, ये जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक है। हीगल की प्रसिद्ध पुस्तक फिलॉसफी ऑफ राइट है। हीगल का राज्य का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन में दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए कि ग्रीक, इसका नाम थॉमस ग्रीन, ये इंग्लैंड का प्रसिद्ध दार्शनिक है। कांट का देखिएगा इमोल कांट है, ये एक जर्मनी का नीति शास्त्र और दार्शनिक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो आपका 18 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या। भारतीय राज्य में केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, 1084 है 1000 पुरुषों पे। हरियाणा में सबसे कम है 879। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में सर्वाधिक है 1037 हो जाएगा। और भारतीय जनगणना के इतिहास में 1911 से 1921 का दशक एकमात्र ऐसा दशक है जिसके दौरान जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, तो ये आप याद रखिएगा। 2011 में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन है, तो मेघालय है 27.8%, जबकि सबसे कम आपका नागालैंड हो जाएगा, ये ऋणात्मक में ही गया था। चले अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, ए बराबर x 0 दिया गया है, तब an का मान क्या होगा, जहाँ n कोई प्राकृतिक संख्या है। तो इसका देखा जाए तो देखिएगा यहाँ पे बना दिया गया है और इसका राइट आंसर सी दिया गया है। तो आप एक बार इसे देख लीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो, नहीं तो आप खुद बना लीजिए। चलिए 13 के बाद हम लोग मैथ नहीं देखा जाएगा, मैथ देखा जाएगा जहाँ पे जल्दी बनाया जा सके, कोई शॉर्टकट हो उसको हम बता देंगे। बाकी जहाँ पे लॉन्ग टर्म से ही बनाया जा सकता है वो आप देखिएगा, और वो चैप्टर वाइज जब देखा जाएगा तो वहाँ पे देखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और यह 50 एम्पियर तक की धारा को माप सकता है। इसमें अतिरिक्त शंट जुड़ने पर यह अमीटर 75 एम्पियर तक की धारा को मापने में सक्षम है। अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो इसका देखिएगा कि 20 ओम हो जाएगा। ओम का ये सिंबल है और ये प्रतिरोध को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे बनाया गया है, अमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। यह एक उपकरण प्रत्यक्ष धारा और प्रत्यक्ष धारा दोनों को माप सकता है। यह उपकरण एम्पियर की इकाई में करंट को मापता है। शंट एक अत्यधिक कम प्रतिरोध वाला तार होता है। शंट उच्च धाराओं से धारामापी की रक्षा करता है,
क्योंकि यह धारा का अधिकांश भाग अपने अंदर प्रवाहित करता है। शंट का प्रतिरोध कम होने से शंट युक्त धारामापी का कुल प्रतिरोध भी बहुत कम हो जाता है। तो ये तो देख लिए लोग। अब यहाँ पे देखिएगा कि 50 × 10 और 75 माइनस 50 दिया गया है, तो इसमें अब गुना कीजिएगा 500/25 हो जाएगा। इससे काटेंगे लोग तो 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? तो लस्की के द्वारा ये देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये महान देखिएगा कि फिलॉसफर है। लस्की की स्वतंत्रता की अवधारणा अधिकारों की परिकल्पना से जुड़ा हुआ है। लस्की के अनुसार अधिकार प्रणाली का मूल्य तत्व स्वतंत्रता है। लस्की का पूरा नाम हेरोल्ड जोसेफ लस्की था। ये ब्रिटिश राजनीतिक और अर्थशास्त्री था। जेम्स मिल देखिए, ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द रजिस्टर इज द बिलोंगिंग टू। तो देखिएगा, here are the concert, the hope and aspiration and faith of the entire human race। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सर्मोनियल हो जाएगा। तो ये राइट आंसर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ए सही है, सिंगरौली हो जाएगा। और देखिए कि कोयला खान जो है, अगर बात किया जाए कोयला का, तो कोयला 4 प्रकार का इसमें पाया जाता है, जिसमें एंथ्रासाइट सबसे प्रमुख कोयला होता है और सबसे अच्छा कोयला होता है। इसमें 80 से 95% आपका कार्बन रहेगा। इसके बाद बिटुमिन्स देखिएगा, सेकेंड नंबर पे आता है। भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिन्स कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट देखिएगा इसके बाद, और पीट सबसे खराब कोयला होता है। देखिए कि देश में प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में कुल कोयले का भंडारण 98% भाग पाया जाता है। शेष 2% तृतीयक या टर्सरी युग के चट्टानों में। गोंडवाना युगीन चट्टानों का सबसे प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्य में विस्तृत है, जहाँ से कुल 76% कोयला प्राप्त होता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिन्स प्रकार का होता है, तो ये याद रखिएगा, और जिसका उपयोग कुकिंग कोयला बनाकर देश के लौह इस्पात कारखानों में किया जाता है। भारत में आधुनिक विधि से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में किया गया था। प्रायद्वीपीय भारत में दामोदर नदी घाटी, सोन, ब्रह्मपुत्र और ब्राह्मणी नदी घाटी, वर्धा, गोदावरी, इंद्रावती नदी घाटी तथा कोयल, पेंच, कान्हा नदी प्रमुख कोयले का प्राप्ति स्थल है। देखिए कोयला खान आपका बोकारो और झरिया ये झारखंड में पड़ेगा। लखनपुर आपका उड़ीसा में पड़ेगा। रानीगंज पश्चिम बंगाल। लखीमपुर देखिएगा कि आपका असम में है, और सिरमौरी, डुमनिहाल ये आपका छत्तीसगढ़ में है। भारत में कोयला संसाधन प्रमुख रूप से प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 2 वर्षों का होता है। देखिए प्राक्कलन समिति 1950 में गठित तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर की गई थी। मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में बढ़ाकर 30 कर दिया गया। प्राक्कलन समिति सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, तो ये याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति में कोई भी मंत्री नहीं होता है। और देखिएगा प्राक्कलन समिति का कार्यकाल ये तो हो गया। संसदीय समिति अगर बात किया जाए तो संसदीय समितियाँ 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी और एक तदर्थ होती है, यानी कि जब काम खत्म हो जाएगा तो इसे समाप्त कर दिया जाएगा। अस्थायी सदस्यों का गठन प्रत्येक वर्ष या समय समय पर किया जाता है। इसकी प्रकृति अस्थायी होती है, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। तदर्थ समितियों का गठन किसी विशेष उद्देश्य से किया जाता है और कार्य समाप्त होते ही कार्यकाल का भी समाप्ति हो जाता है। चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वाल्टर रोजर के द्वारा। जैव विविधता को इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। और देखिए इसका मतलब क्या होता है? तो जैव विविधता का मतलब होता है कि ऐसा जगह जहाँ पे जंतु, पशु, पक्षी, जीव जंतु, पादप और अजैविक ये सभी मिलके आपस में सहचर रूप से रहते हो, तो उसे जैव विविधता बोला जाता है। देखिए जैव विविधता का प्रमुख भाग है प्रजातीय विविधता। इसमें पारितंत्र में प्रजातियों की संख्या का विविधता को संदर्भित किया जाता है। पारिस्थितिकीय तंत्र विविधता और अनुवांशिक विविधता। भारत में वन और वृक्ष वर्णन भौगोलिक क्षेत्र का
24.56% है, लगभग 25% माना जाता है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, एक इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय का क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो सुंदरलैंड का हिस्सा है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है ताकि भारत के नागरिक में जागरूकता आ जाए जैव विविधता के लिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये सब इसके आ जाएगा। गंगा बेसिन में देखिए भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को कवर करता है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 26% भाग ये कवर करता है, तो ये आप याद रखिएगा। इसका उद्गम अगर बात किया जाए तो उत्तरकाशी जिला गंगोत्री हिमनद से गोमुख हिमालय से होता है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा ये नदी है। गंगा को इसके उद्गम स्थल पर भागीरथी कहा जाता है और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलने के बाद ये गंगा कहलाती है। अलकनंदा का उद्गम देखिए कि सपोतत हिमालय से है। गंगा के दाएं पर मिलने वाली प्रमुख नदियां में देखिए यमुना, टोंस, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन और किउल है। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोस है। थोड़ा सा हम आपको ये समझाएं तो देखिएगा कि गंगा नदी जहाँ से निकलती है तो ये मान लीजिए उत्तराखंड का जगह होता है और इधर से अलकनंदा नदी आके मिलेगा। तो देखिए ये दोनों नदी जब भील गंगा और गंगा मिलता है तो गंगा नदी बनती है। और गंगा नदी देखिए कि पर्वतीय क्षेत्र में पहले प्रवाहित होती है, फिर कहाँ पे हरिद्वार में आके स्थलीय क्षेत्र में ये प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद देखिए यूपी बिहार के बीच में से ये प्रवाहित होते हुए बिहार में 445 किलोमीटर के आसपास ये प्रवाहित होती है। सॉरी 445 नहीं, 400 कितना 25 किलोमीटर के आसपास, इस डाटा को देख लीजिएगा। और ये प्रवाहित होते हुए जब ये पश्चिम बंगाल पार करके बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम पद्मा हो जाता है। और उधर से आप देखिए ब्रह्मपुत्र नदी आता है और जब जाके इसमें मिलता है गंगा में तो इसका संयुक्त नाम मेघना हो जाता है। और मेघना नदी के नाम से ही ये बंगाल के खाड़ी में जाके मिलता है लोग और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाता है लोग। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसे निर्जलीकरण बोला जाता है, डिहाइड्रेशन। तो ये आप याद रखिएगा, जब पानी की कमी हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब शरीर से निकलने वाली पानी पसीना, मल या मूत्र के रूप में मात्रा दिन भर में ली जाने वाली पानी की मात्रा से अधिक हो जाती है। लवण पदार्थ जलयोजन प्रक्रिया से प्रभावित होता है। हाइड्रोजन गैस प्रवाह कर तेल को वसा में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। हाइड्रोजनीकरण पर उत्प्रेरक के रूप में निकेल, वैलेडियम उपस्थित होता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आइवर जेनिंग हो जाएगा। केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ का मतलब क्या हो जाएगा? तो केंद्र इसमें शक्तिशाली रहता है, उसके बाद राज्य भी काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा यहाँ पे सभी का विचार दिया गया है, तो विचार एक बार देख लिया जाए। देखिए केसी व्हीलर ये अर्ध संघ एकात्मकता की भावना से संघ, और मॉरिस जोन्स के अनुसार बार्लेंगी फेडरिक यानी सिद्धांत मूलक संघवाद, और ग्रेविले ऑस्टिन के द्वारा सहकारी संघवाद, आइवर जेनिंग के द्वारा केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघ ये बोला गया है। भारतीय संविधान में भारत में संघीय सरकार की स्थापना की है। भारतीय संविधान संगठनात्मक होते हुए भी एकात्मक की ओर झुका हुआ है। संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान के संघीय लक्षण 2 सरकार, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन है। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका आदि ये इसका है। और देखिए आगे अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र वन न्यूनतम है? तो देखिए कि ये हरियाणा हो जाएगा, लेकिन ये डाटा हम लोग नहीं पढ़ा जाएगा, 2019 का है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखें, और 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन डेट फेलो। तो इसमें पढ़ना है और इसमें आंसर चूज करना है। तो इस पैराग्राफ को एक बार आप पढ़ लीजिए और देखिएगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द ऑथर मेन पर्पज इन द पैसेज। तो इसका प्रमुख इसका क्या है, पर्पज इसका क्या है? तो पर्पज देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, टू द डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सन स्पॉट। तो इसका राइट आंसर आपका ए सही है।
इससे पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और एक ही नंबर का है, 3-4 नंबर का होता तो पढ़ा भी जाता। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए, डैश सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष अंतरचाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान बताइए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 से कम होगा। थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन फलस्वरूप पूर्ति का मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को पूर्ति की लोच कहा जाता है। पूर्ति की लोच धनात्मक होने पर पूर्ति की रेखाएं बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाती है, तो ये आप याद रखिएगा। बिहार राज्य के 2020-21 बजट में, अच्छा 2020-21 का बजट है तो इसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है। तो इसका राइट आंसर आपका लिथियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और देखिए यह सबसे कम घनत्व वाला पदार्थ है, यह अत्यधिक अभिक्रियाशील और ज्वलनशील होता है। इसका परमाणु संख्या 3 है, परमाणु द्रव्यमान 7 है। लिथियम क्षारीय और दुर्बल धातु है, इसे प्रथम वर्ग में रखा गया है। सीसा उष्मा का कुचालक होता है, तो ये तो आप पहले भी जानते हैं। गेलेना सेलुलोसाइट सीसा का अयस्क है। देखिए पारा एकमात्र धातु है जो साधारण ताप में यानी रूम टेम्परेचर पे भी तरल अवस्था में रह सकता है। पारा को वीक सिल्वर भी कहा जाता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी के बर्तन को वायु में खुला छोड़ देने पर Ag2S के कारण काला हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका प्रमुख कारण था व्यापार का विस्तार और शहरी केंद्रों पर विकास। तो 28 का राइट आंसर ए सही हो जाएगा। देखिएगा कि सामंतवाद के मूल भूमि पर कब्जा था, राजा द्वारा भूमि सैनिकों के एवं अपने अधीनस्थ अधिकारी को दिया जाता था, जिसे सामंत कहा जाता था। 15वीं सदी में यूरोप में सामंतवाद का पतन और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ, जिसे देखिए पुनः जागरण, धर्म सुधार और भौगोलिक खोजें इसका प्रमुख कारण बना। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता क्या है। तो इसका देखिए कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 4MUF हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और देखिए कि इसे बनाया गया है, तो देख लीजिए कैसे बनाया गया है आप एक बार। तो इसे बहुत डिटेल में बनाया गया है, तो आप आसानी से समझ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना की सर्वाधिक उत्पादन। देखिए गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन आपका यूपी में होता है, लेकिन अगर द्वितीय बात की जाए तो महाराष्ट्र में होता है। तो ये तो 2019 के आपका डाटा है, लेकिन अभी भी ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अरकमेंडू से मिला है। और अरकमेंडू वर्तमान में पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह यहाँ से प्राप्त अवशेष से भारत और रोम के बीच के व्यापार संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। अरकमेंडू अरियाकुपलम नदी के तट पे है, तो ये याद रखिएगा। पेरी प्लस ऑफ द एरिथियन सी, अरकमेंडू को पोडुके कहा गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने अरकमेंडू को रोमन बस्ती भी कहा है। देखिए कि संगम काल में 3 प्रमुख बंदरगाह था, जिसमें कुरकई जो तमिलनाडु में था, और पुहार जो आपका तमिलनाडु में था, मुजलिस जो केरल में था। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। तम्रलिप्ति बंदरगाह एक प्राचीन बंदरगाह है, यह पश्चिम बंगाल के खाड़ी में स्थित है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक द्रव की बूंद एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है, यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 या साबुन के बुलबुले में दाब अधिकतम का मान P2 हो तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 2P1 बराबर P2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे इसे एक बार पढ़ लीजिए, न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए साबुन के बुलबुले और द्रव की बूंद में समान पृष्ठीय तनाव और त्रिज्या हो तो ऊपर दिए गए सूत्र के अनुसार साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब बूंद अधिक है। साबुन के बुलबुले में 2 सतह होती है, इसलिए साबुन के बुलबुले में अतिरिक्त दाब और बूंद 2 गुना होती है। तो देखिए इसका सूत्र यहाँ पे दिया गया है, तो और इसी सूत्र के ऊपर आपको बनाना है, तो एक बार आप अच्छा से देख लीजिए और बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अपनी केवल धार। तो देखिए अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक अपनी केवल धार है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, लाल किताब आंकड़े का उपलब्ध कहलाती है। तो रेड डाटा बुक जो होता है उसमें देखिए कि IUCN के द्वारा हर साल जारी किया जाता है, जो विलुप्त प्राय पादप और जंतुओं के इसमें संरक्षण के लिए इसमें शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए रेड बुक ये लुप्त प्राय और पादप और जंतुओं से संबंधित है। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुआ था। इसका मुख्यालय ग्लेन में है, जो एक स्कॉटलैंड में पड़ेगा। वर्ष 1964 में प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की
वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजातीय उत्तरजीविका के आयोग से सहयोग से लाल सूची जारी की जाती है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1/x-2 और 0, इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है, आप देख लीजिए। और इसका मान आपका ए दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप देख के एक बार बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार। तो 2019 का हम लोग क्यों पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 के बाद 37 नंबर, राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कायस्थ है, ये नवीनता में आया लोग। इस काल में निम्न जाति अत्यंज थी, जिसमें सर्वाधिक निम्न जाति चंडाल थी। तो ये आप याद रखिएगा। 2019-20 में भारत सेवा क्षेत्र की समृद्धि, ये इसको नहीं पढ़ना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 38 के बाद 39 नंबर, पूछा जा रहा है कि लॉन्ग tan 1 डिग्री प्लस लॉन्ग tan 2 डिग्री, और ऐसे ही ये 89 तक का मान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे देखिए बना दिया गया है और ये बहुत अच्छा तरीके से बनाया गया है। तो आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी के डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो मेसोपोटामिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कि हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वाणिज्य काफ़ी अच्छा था और इसे व्यापारिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल आदि जगहों से अनेक कोठार मिट्टी और मुहरे, एक रूप लिपि, मानक माप तल के बाट आदि प्राप्त हुए हैं। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि यहाँ पे व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता में समुद्री व्यापार भी होता था, जिसके साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल आपका देखिए एक बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का, जो गुजरात में पड़ेगा। हड़प्पा वासी अपना व्यापार भारत के बाहर अफगानिस्तान, ईरान, मिस्र, बहरीन, मेसोपोटामिया, तुर्कमेनिस्तान आदि से करते थे, जबकि भारत के भीतर व्यापार राजस्थान, कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र आदि से इसका साक्ष्य मिला है। हड़प्पा की खोज देखिए कि 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर विन्यास यानी ग्रिड पद्धति में है और इसके लिए ये जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग देखिए कि मंडा में पड़ेगा। थोड़ा सा हम आपको इसका चौहदी बता दें तो उत्तरी आपका मंडा है और आपका पूर्वी देखिए कि आलमगीरपुर हो जाएगा। अच्छा, उत्तर पूर्वी आलमगीरपुर हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश में है, और सबसे पश्चिम में देखिए सूतकोटा, ये बलूचिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर की, निम्न में से कौन सा राज्य उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थन करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ओपेनहाइमर। तो देखिए ओपेनहाइमर के बारे में देखा जाए और बल के सिद्धांत के बारे में, तो देखिए बल के सिद्धांत के अनुसार माना गया है कि राज्य शक्ति के बल पर विकसित हुआ है और शक्तिशाली समूहों ने निर्बल समूहों को बल के आधार पर अपने अधीन कर लिया था। राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत से जुड़े अन्य विद्वान, जिसमें देखिए कि जेम्स जिक्स हैं और अमेरिका के विद्वान स्मॉल अवार्ड हैं। तो ये आप याद रखिए। राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत काफ़ी प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत में यह स्वीकार किया गया है कि राज्य ईश्वर की देन है। इस सिद्धांत के अनुसार जो राजा होता है वो देव के द्वारा भेजा गया है। राज्य की उत्पत्ति देखिएगा, राज्य की उत्पत्ति से जुड़ा एक प्रमुख सिद्धांत सामाजिक संविदा का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के पारस्परिक समझौते के कारण हुई। इस सिद्धांत से जुड़े प्रमुख विद्वान हॉब्स, लॉक और रूसो हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का सर्वाधिक, देखिए कि ये डाटा आपका पुराना है, थोड़ा सा हम आपको बता दें वर्तमान डाटा। देखिए मक्का का सर्वाधिक उत्पादन आपका कर्नाटक में होता है। अगर गेहूं का बात किया जाए तो गेहूं सबसे उत्पादित यूपी में होता है और चावल का देखिएगा पश्चिम बंगाल में हो जाएगा और देखिएगा कि आपका गन्ना यूपी हो जाएगा, मूंगफली आपका गुजरात हो जाएगा और सूर्यमुखी कर्नाटक हो जाएगा। चाय के उत्पादन में देखिएगा आपका असम प्रथम स्थान पे है। कॉफ़ी उत्पादन में देखिएगा कि आपका कर्नाटक प्रथम स्थान पे है। तो ये सभी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। स्टैंडर्ड वर्ष कहते हैं, तो स्टैंडर्ड वर्ष किसे कहा जाता है। तो 8 घंटे प्रतिदिन काम के साथ 273 दिन काम करने को बोला जाता है स्टैंडर्ड वर्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। इस धारणा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है तो उसे हम पूर्ण रोजगार युक्त कहेंगे। कार्यबल देखिएगा कि
श्रम बल माइनस उन व्यक्तियों की संख्या जो काम नहीं कर रहे हैं किंतु काम करने के इच्छुक हैं, तो उसे कार्यबल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट। तो इसका क्या हो जाएगा, द एबव सेंटेंस मीन्स क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, द ओल्ड मैन डाइड। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम फलक है। तो तत्सम फलक कौन सा है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो इसे देख लीजिए, यहाँ पे बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लोग अब 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी थी। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसने कहा था। तो इनका प्रमुख रचना है जो 1955 में सरस्वती प्रकाशन में प्रकाशित किया गया था। यह मूलतः राजस्थान के रहने वाले थे और 39 वर्ष की जीवन अवधि में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट रचनाएं की। उनकी अन्य रचना है कहुआ धर्म, मारेसी मोहे, पुरानी हिंदी यह है, और महर्षि चौहान का रामायण इनकी 14 पुस्तक है। तो ये आप याद रखिएगा। टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण, तो इसका लाइकोपिन के कारण होता है। गाजर में लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन और एंथोकैक्सिन के उपस्थिति के कारण होता है। हल्दी में पीलापन देखिए कुर्कुमिन के कारण होता है। और मिर्च का लाल रंग देखिए कि कैप्साइसिन के कारण होता है। आलू में हरा रंग सोनेरिन के कारण होता है। पत्तियों का पीला कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन की कमी के कारण। 48 नंबर क्वेश्चन है, चुका भी हूँ और मैं नहीं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह का पुरस्कार मिला था। तो कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1977 में। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और दूसरा प्रमुख पुरस्कार है, यह संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी और राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं में प्रदान की जाती है। पहली बार इस पुरस्कार को 1955 में दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए कि यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है और इस पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, परंतु पहली बार 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। 2023 का देखिएगा जगत गुरु राम भद्राचाल और गुलजार को दिया गया है। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, लेकिन ये डाटा थोड़ा सा पुराना है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाए सच्चिदानंद सिन्हा। थोड़ा सा इसके बारे में हम बताएं तो एक बार पढ़ लीजिए, अगर इसमें नहीं दिया होगा तो ऐसा बताएंगे। तो देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान के पहले अस्थायी अध्यक्ष हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हैं। और देखिएगा कि इनको 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के सुझाव के तहत नवंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा के लिए चुनाव देखिएगा चुनाव जुलाई अगस्त में 1946 में हुआ था। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. रॉय ने दिया था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, पेरेस्त्रोइका का आशय क्या है। तो इसका आशय है पुनः निर्माण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कौशल्या वैजयंती की ये आत्मकथा है। तो ये याद रखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। तो ये आप याद रखिएगा। यह दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा कौशल्या वसंती के द्वारा लिखा गया है। यह आत्मकथा किसी स्त्री द्वारा लिखी गई हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर है, यदि x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं और x + y = 2 है तो क्या होगा। तो इसका मान रखना है। राइट आंसर आपका x = y हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें दिया गया है रीड द फॉलोइंग पोएम और आंसर द क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत बड़ा बड़ा पोएम दिया जा रहा है। तो आप इसे पढ़ लीजिए, हम आपको आंसर बता देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर थीम ऑफ द पोएम। तो इस पोएम का क्या थीम है, तो इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। तो मीराबाई का भक्ति क्या था, तो दास से भाव था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपने आप को कृष्ण की दास मानती थी। और मीराबाई के डिटेल में तो हम लोग ऊपर देखे हैं लोग। अगला क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट है। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है, तो ये एक कार्बन का अपरूप है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
देखिए कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में जाना जाए। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय और ग्रेफाइट की संरचना षष्ठफलकीय होता है। देखिए कि हीरा का संस्करण Sp(Q) है, ग्रेफाइट का संस्करण देखिए Sp² हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक देखिए 2.42 है और ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व 2.25 होता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में स्नेहक के रूप में किया जाता है। बर्फ का अपवर्तनांक 1.30, कार्बन का अपवर्तनांक 1.6 होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक और हीरा विद्युत का कुचालक होता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। और देखिए इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है, जो कि हर साल हम लोग 24 अक्टूबर को यूएन डे के रूप में मनाते हैं लोग। इसमें आपका और भी क्वेश्चन ये सब देखिए कि ये जानकारी के लिए दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबेरिन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्क पौधे जैसे बड़े होते हैं, एम्पीडर्मिक यानी अधिचर्म ऊतक में कुछ बदलाव आते हैं। त्वचा के ऊपरी भाग को एपिडर्मिक कहते हैं। देखिए कार्क कोशिकाओं की विशेषता है, कोशिकाएं आयताकार होती है और इसमें टैनिन और हरित लवक होता है। देखिए कि कार्क कोशिकाओं की भित्ति एक कार्बनिक पदार्थ से बहुत मोटी होती है, जिसे सुबेरिन कहा जाता है। देखिए लिग्निन एक कार्बनिक बहुलक है जो कोशिकाओं जैसे कि स्क्लेरोक्लाइमा की कोशिका भित्ति में अधिक मात्रा में होती है। इनके जैविक कार्य हैं जल परिवहन, यांत्रिक समर्थन, और यह पौधे के तनों में यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती है। देखिए कि क्यूटिन या मोम जल विकर्षण पदार्थ है जो पौधे की क्यूटिन में पाया जाता है। यह वसा अम्ल के बहुलकी एक्सट्रेमेट से बना हुआ है। सेल्यूलोज के बारे में अगर देखा जाए तो ये पॉलीसैकेराइड इस ग्लूकोज की बहुत सी ही इकाइयों के दोहरे से बनता है और ये पौधे की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु है, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा वो कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है पूंजी बाजार। देखिए कि वायदा अथवा विषय के अनुबंध में वित्तीय अनुबंध होते हैं जिसमें खरीदार किसी व्यक्ति को भविष्य में पूर्व निश्चित मूल्य पर परिसंपत्तियां खरीदने का वचन देता है। वायदा बाजार के लाभ इस प्रकार हैं: वस्तुओं का उचित मूल्य का ज्ञान, बाजार में अधिक तरलता और मध्यस्थों की समीपी। इसका समाप्ति हो जाता है जो मध्यस्थता करते हैं लोग। पूंजी बाजार में अधिक समय की परिपक्वता वाले वित्तीय उपकरणों का कारोबार होता है, जैसे कि शेयर बाजार, शेयर डिवेंचर हो जाएगा। बाजार मुद्रा देखिए तो मुद्रा बाजार में 1 वर्ष में कम परिपक्वता वाले वित्तीय उपकरणों का कारोबार इससे बोला जाता है, जैसे ट्रेजरी बिल हो जाएगा, वाणिज्य पत्र हो जाएगा। ये आपका इकोनॉमिक्स से सभी क्वेश्चन है, तो इकोनॉमिक्स के मास्टर वीडियो लेके आएंगे तो उसमें आपका सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 0, 1, 4, 5, 7 का प्रयोग न करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है? तो इसका राइट आंसर 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बना दिया गया है तो 60 निकल के आया है। और इसमें देखिएगा कि आपका 0 और 1, 4, 5, 7 का प्रयोग न करते हुए 3 अंकों की संख्या 2, 3, 5, 6, 9 का प्रयोग करके बनाया जाएगा। यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो आपका कितना हो जाएगा? तो 2, 3, 6, 8 तथा 9 द्वारा बनने वाले 3 अंकों की संख्या 5, 4, 3 हो जाएगा और इससे गुना करेंगे लोग तो 60 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है 60 नंबर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हाजीपुर में। देखिए कि भारत की पहली रेलवे ट्रेन 1853 में मुंबई से थाने चलाया गया था। और देखिए कि उस समय लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल था, भारत में वाइस रहा था। और देखा जाए कि अभी 18 इसका मुख्यालय है, तो उन सब का देख लिया जाए। देखिए मध्य रेलवे आपका मुंबई में पड़ेगा, पूर्वी रेलवे कोलकाता में, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद पड़ेगा, पूर्वोत्तर रेलवे देखिए कि गुवाहाटी हो जाएगा, और उत्तर सीमांत रेलवे जयपुर, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, दक्षिणी मध्य रेलवे आपका सिकंदराबाद हो जाएगा, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली हो जाएगा जो कोलकाता में है, सॉरी कर्नाटक में है, ये अभी स्थापित किया गया है, हुगली नहीं है हुबली है, तो देखिएगा। और ये सबसे बड़ा आपका प्लेटफॉर्म है। पश्चिमी रेलवे देखिए चर्चगेट मुंबई में है, और
पश्चिम मध्य रेलवे आपका जबलपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 61 नंबर क्वेश्चन। मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया थे और इनका दिल्ली में ये निवास था। देखिए इन्हीं के द्वारा बोला गया था कि दिल्ली अभी दूर है, तो यही सब यहाँ पे इसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा Cu, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 62 का। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए। तो Cu धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती है। धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया करके धातु लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। सभी धातुएं हाइड्रोजन मुक्त करने के लिए तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अभिक्रियाशील श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। देखिए अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, चूज द करेक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू गिव एन ऑप्शन। तो देखिए इसमें दिया गया है, द बैलून राइज इन द एयर, द साइंस टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट, ही फर्दर सेड डू यू नो द रीजन। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप देखिएगा कि सी सही हो जाएगा, द साइंस टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट, द बैलून राइज इन द एयर, ही फर्दर इनक्वायर्ड इन द न्यू ऑफ द रीजन। तो इसका राइट आंसर सी सही। अगला 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है मूल्य का माप। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुद्रा दो प्रकार का होता है, एक विनिमय और एक मुद्रा का मापन। देखिए मुद्रा के अंतर्गत सिक्का, करेंसी नोट और मुद्रा या बैंक की मुद्रा ये सभी आ जाएगा। देखिए वैधानिक मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर या अनुज्ञापन मुद्रा किसे बोला जाता है? तो इसके अंतर्गत सिक्के, करेंसी नोट आते हैं। ये मुद्रा केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा या ऑर्डर पर चलती है। इस मुद्राओं को स्वीकार करना कानूनी बाध्यता है। भारतीय मुद्रा रुपया है, तो ये तो आप जानते ही हैं। और गैर वैधानिक मुद्रा ऐसे मुद्रा जिनका स्वीकार करने के संबंध में कोई कानून नहीं होता है, तो उसे साख मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई के बारे में देखिए तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और 1934 के अधिनियम के तहत ही किया गया था। तो ये याद रखें, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1919 को कर दिया गया और ये भारत सरकार का राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक है। भारत सरकार की तरफ से ये वित्तीय विवरण जारी करता है और व्यापार भी करता है। देखिए कि 1 रुपया के छोड़ के बाकी जितना पैसा है सभी का ये जारी करता है आरबीआई। तो ये सभी आप याद रखेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक रजत हो जाएगा यानी चांदी। तो देखिएगा कि यह डी वर्ग का तत्व है, यह विद्युत का श्रेष्ठ सुचालक है। इसका लैटिन नाम अर्जेंटम है और एक संकीर्ण धातु है। चांदी सल्फर के साथ अभिक्रिया कर काली हो जाती है, तो ये आप याद रखिएगा। चांदी का अन्य नाम क्या है? तो रजत, सौंद, रैप, चंद्रहास, रूपक ये सब इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट चॉइस। तो देखिएगा इसमें कौन सा आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, जब एक पारदर्शी पट्टिका पर अध्रुवीय प्रकाश 60 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो अपवर्तित किरणें पूर्ण समतल ध्रुव प्राप्त होती है। पट्टिका का अपवर्तन गुणांक का परावर्तन कोण का मान बताइए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा और इसे यहाँ बना दिया गया है, तो आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, दो मोल को आदर्श एकलता परमाणु गैस का नियत दाब और 1 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी? इसका राइट आंसर आपका 3R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है और ये किसके बराबर है? तो ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 69 का। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, डाइक्रोमेट द्विरेनायन है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 6CR और उपबंध समकोण हो जाएगा। तो देखिए कि यह एक लाल नारंगी क्रिस्टल आयनित ठोस है। डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकारक अवस्था +6 है, जो क्रोमियम की उच्च ऑक्सीजन अवस्था है। डाइक्रोमेट एक आयनन है जिसका रासायनिक सूत्र इतना दिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, तो देखिएगा कि दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हो जाएंगे। देखिए राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद होता है। भारत के उपराष्ट्रपति पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के उसके तर्ज पे है। अनुच्छेद आपका 63 देखिए भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु
राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता तथा न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बताता है। और 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। 69 उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा दिलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। एक COF4 निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्ग पिरामिड दर्शा रहा है। देखिए कि अपने अष्टक को प्राप्त करने के लिए जेनॉन परमाणु जब ऑक्सीजन परमाणु के साथ एक दोहरा बंध बनाता है, तब देखिए कि केंद्रीय परमाणु 1C में इलेक्ट्रॉन 2 एकांगी युग्म में है और इलेक्ट्रॉन के 2 एकांगी युग्म के बीच जो अबांत बंध होगा 180 डिग्री होगा। sp² संकलन के संरचना त्रिकोणीय पिरामिड होता है और sp3d2 संकलन की संरचना विकृत अष्टफलीय होता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाए, सुरक्षित गर्भपात की सेवा। ये थोड़ा सा डाटा पुराना है तो छोड़ दिया जाए। फिल इन द ब्लैंक सुटेबल फ्रॉम द ओवर इट्स द कोल्ड इन द दिल्ली। और देखिए कि इसका दिया गया है इट्स कोल्ड इन दिल्ली, तो इसका आइस विंड दिया गया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड वाटर टू कंसल्ट। तो इसका राइट आंसर आपका डी सही है, ब्रिंग हो जाएगा, यहाँ पे ब्रिंग भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। दिया गया है 0.1 स्क्वायर माइनस 0.01 स्क्वायर और बाटा में दिया गया है 0.001 दिया गया है और प्लस 2 में के बराबर है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 101 के बराबर है और यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। तो देख लीजिए 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत दूरदशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक है। तो ये किसका नाटक है? तो ये है भारत तेनु हरिश्चंद्र का। देखिए भारत दूरदशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक हैं और भारत हरिश्चंद्र का नाटक है। स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी जमने ये नाग यज्ञ, ये नाटक जयशंकर प्रसाद का है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाएगी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा हो जाए? इसका राइट आंसर आपका 40 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है और यहाँ पे बना दिया गया है। चलिए इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है, IO4 में आई का ऑक्सीकारक संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका दिखेगा 78 का राइट आंसर आपका बी सही है, +7 हो जाएगा। तो देखिए +7 इसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग ली जाने वाली गैस है। तो ये आपका गैसीय अमोनियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अमोनियम को प्रतिशत के रूप में प्रयोग करने का महत्वपूर्ण लाभ, देखिए उच्च गुप्त ऊष्मा है। अमोनियम एक रंगहीन गैस है जिसका सूत्र NH3 होता है। इस विधि में उत्प्रेरक के रूप में लौह चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस अवस्था में शुष्क बल्ब बोला जाता है। तरल हाइड्रोजन रॉकेट इंजन में उपयोग होने वाला ईंधन है और तरल हीलियम का उपयोग क्रायोजेनिक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग और सुपर कंडक्टिव मैग्नेट में अनुप्रयोग किया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पे आपका डिटेल में दिया गया है यह चारों वेद के बारे में, तो थोड़ा सा देख लिया जाए। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्ति है। 10वें मंडल में देखिए पुरुष सूक्ति में 4 वर्णों का बात किया गया है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण देखिए कि मुख से पैदा लिए थे विष्णु भगवान के, ये माना जाता है, और क्षत्रिय बाजू से, वैश्य आपका कमर हो जाएगा और शूद्र आपका चलन हो जाएगा यानी तालु। इसमें देवताओं की स्तुति की गई है और ऐतरेय कोष्टांगी ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद में ही दशा राजयुद्ध का वर्णन मिलता है जिसमें सुदस भारत के बीच ये युद्ध हुआ था। देखिए कि इसमें संगीत का उल्लेख है सामवेद में और इसमें यज्ञ का समय गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है। इसमें भारतीय संगीत का मूल्य कहा जाता है। पंचवीस जैमिनीय और छंदोग ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का है, तो ये आप याद रखिएगा। यजुर्वेद का अगर बात किया जाए तो देखिएगा कि इसमें यज्ञ की विधि विधान एवं नियम का उल्लेख है। सिर्फ यही एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में है। सतपथ तथा तैत्तरीय यजुर्वेद इसके ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए कि अर्थवेद में अंधविश्वास तथा जादू टोना के बारे में है। अर्थवेद में सबसे अंत में लिखा गया था। अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, तो ये आप याद रख सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 81 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो दूरी का इकाई है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। देखिए प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, उसको एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। देखिए मूल राशि और एसआई इकाई है, लंबाई का मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम और विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन और समय का सेकंड हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा मोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है, तो इसका राइट आंसर आपका बी सही है। प्रकृति से निगमनात्मक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि रोग संक्रमण मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होगा, तो इबोला, हेमरेज, बुखार ये संक्रमण रोग नहीं है और मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब है। यह जानवरों से इंसान में फैलने वाला एक बीमारी है जो इबोला है, और ये बहुत खराब बीमारी है। यह विषाणु जनित रोग है, इसे जूनोटिक बीमारी भी कहा जाता है, जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। काला ज्वर बलू देखिए मक्खी के काटने से होता है, चिकनगुनिया एंडीज एजिप्ट के कारण, और डेंगू एंडीज एजिप्ट के काटने से होता है। मलेरिया माला देखिए मादा एनीफिलीजा मच्छर के काटने से होता है। निद्रा रोग सीसी मक्खी के कारण होता है। हेपेटाइटिस मच्छर के काटने से नहीं होता है। मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, और रीड द फॉलोइंग पैसेज और चूज द करेक्ट आंसर, तो इसे पढ़ना है तो आप पढ़िए। और देखिए कितना बड़ा दिया गया है, यहाँ तक दिया गया है, तो आप पढ़िए और एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। अकॉर्डिंग द फर्स्ट पैराग्राफ अमेरिकन यानी कि क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रीफर एक्टिव टू पैसिव वॉइस, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा MgOH3 हो जाएगा। तो देखिए कि सोडियम, पोटेशियम और बेरिलियम तथा मैग्नीशियम क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और देखिए अधातु के ऑक्साइड का अम्लीय होता है ये, सॉरी। अगला देखिएगा कि क्षार धातुओं में आपका LiNa के RbCS FR के हाइड्रो ऑक्साइड तथा क्षारीय मृदाओं में देखिए BeMgCaSr Ba की तुलना में प्रबल क्षारीय है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा, 18 फरवरी 1946। देखिए कारण क्या था, तो भोजन, खराब भोजन, जातीय भेदभाव, कम वेतन, चरित्र पर टिप्पणी और एक नाविक दत्त की रिहाई की मांग को लेकर इन सैनिकों ने विद्रोह किया था। इन सैनिकों को दबाने के लिए देखिएगा कि सरदार पटेल और जिन्ना के समझौते और अंग्रेजों के कमीशन से बचाने का आश्वासन देने के बाद इन सैनिकों ने 25 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया। 87 नंबर क्वेश्चन है, वातागरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सत्य है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तीव्र वायु दाब, तापमान प्रवणता वातागरों की विशेषता है, तो ये आप याद रखेगा। देखिए कि वाताग्र का मतलब क्या होता है, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती है तो इसके बीच सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहा जाता है। जब टकराता है लोग तो वो आवाज़ भी करता है लोग। तो देखिए जब बरसात के दिन में आवाज़ आता है तो इसी के कारण आता है। वातागों के बनने की प्रक्रिया को वाताग जनन कहा जाता है, और ये 4 प्रकार का है, शीत, वक्राय, उष्ण और अचल और अधिश्रेष्ठ हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइट का प्रकार है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अंतराकाशी हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो देखिएगा, जब हाइड्रोजन अणु डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों को अभिक्रियाशील करता है तो इस प्रकार के हाइड्रोजिज का निर्माण करते हैं। NaCl यौगिक में आयनिक बंध होता है, और देखिए कि आयनिक बंध ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी दोनों हो सकता है। विद्युत संयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बनते हैं, सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बनते हैं, तो ये आप देख लीजिए। सहसंयोजक यौगिक में कम गलनांक और कथनांक होता है, यह विद्युत के कुचालक होता है। आयनिक हाइड्रोजन अणु प्लस विद्युत उच्च विद्युत धनात्मक इस ब्लॉक तत्व से बनते हैं। सहसंयोजक हाइड्रोजन अणु प्लस विद्युत ऋणात्मक तत्व से बनते हैं। धात्विक हाइड्रोजन अणु प्लस संक्रामक तत्व होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 89 नंबर, पार्सेक क्या है, तो देखिए निम्न में से किसका मात्रक है, तो पार्सेक आपका दूरी का मात्रक है। एक पार्सेक बराबर देखिए कि 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, तो ये याद रखिएगा, मीटर में इतना हो जाएगा। एक खगोलीय मात्रक बराबर देखिए कि 1.496 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष मात्रक 9.46 इंटू 10⁻
15 मीटर हो जाएगा। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। एक नैनोमीटर बराबर 0.001 mm हो जाएगा। एक पिकोमीटर 10⁻12 मीटर हो जाएगा। एक फर्मी मीटर देखिए 10⁻−50 हो जाएगा मीटर में। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो देखिए जब हम लोग का प्रकाश पड़ता है आँख पे तो हम लोग क्या करते हैं, पुतली गिनना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पाई तालिका हो जाएगा। नेत्र का एक रंगीन आइरिस पर निर्भर होता है और पुतली जिसमें प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। कर्णिका देखिए कि प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करता है और आंखों की रक्षा करता है। दृष्टि पटल देखिएगा कि प्रतिबिंब के लिए स्किन का कार्य करता है। पक्षभावी देखिए लेंस को सही स्थिति में रखता है। नेत्र के लेंस की फोकस दूरी रोमक नियम के नियंत्रण में होता है और नेत्र के लेंस की अधिकतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। लेंस की न्यूनतम फोकस दूरी 2.37 सेंटीमीटर होता है। मनुष्य के आंख में 2 लेंस होते हैं। एक देखिएगा कि आइरिस आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित करने में मदद करता है, जबकि प्रकाश उज्ज्वल होता है तो आइरिस पुतली से कम रोशनी में प्रदान करने वाली बंद कर देता है। देखिएगा कि आइरिस पुतली के चारों ओर पिगमेंटेशन उत्तर छला होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे रंग में विभिन्न होता है। और भाग का नाम और विशेषता और कार्य देखिएगा। आंख का ये कर्णिका, यह एक पारदर्शी गोलाकार झिल्ली होती है जो आंखों के सामने के हिस्से को ढकता है। कार्य इसका प्रकाश झिल्ली के माध्यम में आंख में प्रवेश करता है और ज़्यादातर देखिए कि अपवर्तनांक होता है। आंखों का लेंस पारदर्शी आंख की द्विध्रुवीय संरचना होता है। रेटिना पर वस्तुओं को केंद्रित करने के लिए यह आवश्यक है। पुतली देखिए कि पारितंत्रिका के बीच एक उद्गम स्थान है जिसका माध्यम से प्रकाश आंख तक प्रवेश करता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। राकेश मोहन को एक साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति में दिया गया था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला 92 नंबर क्वेश्चन है। यदि x वस्तु और मूल्य y हो तो z वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? तो देखिए कि ये तो सूत्र पूछा जाए तो YZ/x हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 93 नंबर। किसी रेखा जिसके द्विक अनुपात 1-2 और 3 है के द्विक कोज क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी सही है और ये देख लीजिए आप आंसर। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर। मनुष्य के कंकाल तत्व में कितनी अस्थियां होता है? तो इसका राइट आंसर सी सही है। बचपन में आपका 300 होता है लेकिन जवानी में आपका 206 हो जाता है। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जो जांघ में पाई जाती है। स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। जन्म के समय 300 हड्डियाँ होती है जो समय के साथ संलयित होकर 206 हड्डियाँ बन जाती हैं। मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियाँ होता है। मनुष्य के एक कान में 3 हड्डियाँ होता है। मनुष्य के खोपड़ी में 22 हड्डियाँ जिसमें 8 कपाल और हड्डियाँ और 14 चेहरे की हड्डियाँ हैं। पसलिया में 12 जोड़े होते हैं जो 24 हड्डियाँ होती हैं। छाती में देखिए 24 हड्डियाँ होती हैं। अक्षय कंकाल जिसमें रीढ़ की छाती और सिर आते हैं 80 हड्डियाँ होती हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्रक के अभिरंजक में किस अभिरंजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हेमोटोलाइजेट हो जाएगा। तो देखिए कि हेमोजाइलाइन बेसाल्फिक पदार्थ का स्टेलिंग करता है। स्टार्च अभिरंजन में आयोडीन अभिरंजन का प्रयोग करते हैं। कोशिका भित्ति अभिरंजन में क्रिस्टल बैगनी अभिरंजन का प्रयोग किया जाता है। लाल रक्त कणिकाएं अभिरंजन में ईओसिन प्रारंभ अभिरंजन का प्रयोग करता है। जंतु कोशिका अभिरंजन में मिथाइल ब्लू अभिरंजन का प्रयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर। परमाद स्तंभ उदाहरण है तो ये किसका उदाहरण है? तो नागफनी का उदाहरण है। देखिए झाड़ी का उदाहरण आपका गुलाब गुलहर ये सब हो जाएगा। परनाप स्तंभ तना का वायपीय संशोधन है जिसमें कई पर्ण ग्रंथियाँ और एक चपटा मूसल और हरी पत्तियाँ जैसी संरचना संशोधित होती है। झाड़ी में देखिए कि आपका गुलाब गुलहर बेर है। साग में देखिए धनिया टमाटर पालक है और प्रकंद में देखिए अदरक और धनकण में कोलोकेसिया और पत्र कलिका में रामबांस है। तो ये याद रखिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक Mn की अधिकता ऑक्सीकरण संख्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा और यहाँ पे बनाया इसका सॉल्यूशन दिया गया है तो आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? यह कथन है। तो ये मुन्नी का कथन है और देखिएगा कि ये आपका प्रेमचंद की रचना पूछ की रात की कहानी का एक वर्तांग है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 के बाद 99 नंबर। उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध का दशा के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है।
तो यही इसके बारे में दिया गया है। और उच्च न्यायालय के बारे में तो ऊपर हम लोग पढ़े ही थे अच्छा तरीके से। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, एकाधिकार में पूर्ति वक्र है। तो पूर्ति वक्र क्या है, तो अस्तित्व में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा एक प्रकार की आपूर्ति प्रतिस्पर्धा होता है। एकाधिकार प्रतियोगिता के सिद्धांत एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरिंग द्वारा दिया गया था। और देखिए कि जॉन रॉबिन्सन भी इस सिद्धांत के क्या है, सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, यह समर्थक है। तो ये आप याद रखेगा। इस प्रकार 100 क्वेश्चन हम लोग देख लिए लोग। इसमें न्यूमेरिकल हम नहीं आपको समझाएं, क्योंकि न्यूमेरिकल समझाने के लिए अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। इसमें सिर्फ पढ़ के सुना देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और मैथ भी नहीं बनाए हैं, तो इन दोनों को अच्छा से देखा जाएगा। न्यूमेरिकल का तो मास्टर वीडियो लेके आएंगे एग्जाम के ठीक पहले, जिसमें 500 के आसपास रहेगा और बहुत ईजी तरीके से उसमें आपको हम समझा देंगे। तो इसका यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।